फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोस कोडर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी के अंदर और इसमें हम लोग देखेंगे लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लोग पीएचपी के अंदर बनाते हैं तो उसमें हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट बनाइए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें बिना लॉगिन का काम नहीं होता और लॉगिन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें यूजर अपने आप को रजिस्टर ना कर सके। तो कैसे होता है पीएचपी में, एक छोटा सा डेमो मैं आप लोगों को बना के बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको अपना कोडिंग स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट है और माईसीक्वल स्टार्ट है। तो जिसके पास जैम सर्वर है वो जैम पे स्टार्ट करे, जिनके पास वैम सर्वर है वो वैम पे स्टार्ट करे। क्योंकि पीएचपी को यूज करने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए, जैम्प और वैम्प, ये दोनों इंपॉर्टेंट सर्वर है। आप अपने लैपटॉप या मशीन के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करें और यहाँ से सिंपली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं स्टॉप करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। देखिए ये दोनों स्टॉप हो गए। आपको क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना है। पहले आप अपाचे स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप इसको माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर लीजिए। बस दैट्स इट, अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया। अब अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गई, सॉरी माई जैम सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लोकल होस्ट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लोकल होस्ट पे आना है। लोकल होस्ट ये आपका जैम सर्वर कॉन्फ़िगर है कि अगर आपका जैम सर्वर चल रहा है तो आपका ये पेज लोड होगा, इसका डैशबोर्ड लोड होगा। करना क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक पीएचपी के अंदर हम एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी मैंने एक लॉगिन पेज बना रखा है और इसी में जब हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी कोडिंग विद डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ करने वाला हूँ और एग्जैक्टली यही पेज हम बनाने वाले हैं विद स्क्रैच, शुरू से स्टार्ट करके बनाने वाले हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक डेमो के टाइप से और डमी के टाइप से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजेंडा है, जो हम आज करने वाले हैं वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए अगर किसी के पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल है तो वो यहाँ लॉगिन कर सकता है, ठीक है। अगर कोई नए यूजर है जो आपके वेबसाइट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, यहाँ से वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद देन वो अपने आप को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। तो आज का हमारा एजेंडा बस यही है कि हम एक वेबसाइट्स के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं विद डेटाबेस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले हम एक एडिटर इस्तेमाल करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको जैम सर्वर के अंदर जो मैं बनाने वाला हूँ इसका एक फोल्डर बनाते हैं। तो जैम सर्वर में जो फोल्डर होता है वो हमारे htdocs के अंदर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माई कंप्यूटर खोलना होगा अपना, ठीक है। माई कंप्यूटर में मान लीजिए हम यहाँ आ गए सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर यहाँ जो वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते करते चलिए आप लोग। देखिए यहाँ जैम सर्वर है, जो वैम सर्वर स्टार्ट करेंगे या जिनके पास वैम सर्वर है उनके पास वो www फोल्डर मिलेगा और जो जैम सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं उनको htdocs मिलेगा। तो दोनों सेम है। अगर आप वैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो www फोल्डर के अंदर अपना फोल्डर बनाइए और अगर आप जैम सर्वर बना के अंदर काम कर रहे हैं तो आप htdocs के अंदर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे PHP लॉगिन, ठीक है, PHP लॉगिन के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया, PHP लॉगिन के नाम से। दैट्स इट, बस बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने एडिटर के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं ताकि हम यहीं से अपना काम कर सके। तो देखिए यहाँ हम अपना आए, एक फोल्डर ओपन करते हैं सी ड्राइव के अंदर से, htdocs वैम सर्वर के अंदर आइए। देखिए जैम सर्वर, ठीक है, जैम सर्वर के अंदर htdocs और इसके अंदर जो हमारा PHP लॉगिन था उस चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, PHP लॉगिन, ताकि हम अपना कोई भी फाइल जब बनाए तो PHP लॉगिन फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो। इसी वजह से हमने ये काम किया, ठीक है। देखिए अभी हम एक एडिटर खोल लिया है, मैं जैसा कि मैं सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके पास जो भी एडिटर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है, ठीक। उस रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करने के बाद फिर हम एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे और हम इनको एक डेटाबेस MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना होगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए HTML और सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लीजिए इसी फोल्डर के अंदर। मान लीजिए यहाँ फिर से हम देखते हैं सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर आए, htdocs के अंदर आना पड़ेगा हमें, जैम्प के अंदर htdocs के अंदर PHP लॉगिन के अंदर आना होगा।
PHP login। ये हमारा पाथ है। इसके अंदर मान लीजिए हम reg फॉर्म के नाम से इसको सेव करते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है .php एक्सटेंशन, क्योंकि हम PHP में कोड करने वाले हैं तो हमारे फाइल का एक्सटेंशन .php होना चाहिए। ठीक है, हो गया। यहाँ से हमने HTML को क्लोज किया। HTML के अंदर हेड सेक्शन बनाया। हेड सेक्शन के अंदर मान लीजिए मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी होगी तो मैं स्टाइल लेके चलता हूँ। स्टाइल हो गया यहाँ पे। और अब हम हेड के बाद क्या यूज करेंगे, बॉडी। मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉडी सेक्शन बनाया, बॉडी क्लोज किया, डन। चलिए, अब हम चूंकि रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म एक्शन हम अभी कहीं पास नहीं करते हैं, सिंपली ब्लैंक छोड़ देते हैं एक्शन को, और मेथड यूज कर लेते हैं। चाहे तो आप गेट इस्तेमाल करें या पोस्ट इस्तेमाल करें। क्या होता है गेट पोस्ट, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। PHP के नेक्स्ट सेशन में मैं कभी आपको बता दूंगा कि गेट से और पोस्ट से क्या होता है। आई थिंक जो यहाँ पे पहुंच चुके होंगे उनको गेट और पोस्ट क्लियर ही होगा, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। देखिए, फॉर्म एक्शंस के अंदर अब हम चूंकि बना रहे हैं तो एक हम डिव ले लेते हैं, ताकि हम कुछ डिजाइनिंग के साथ अपने रजिस्ट्रेशन पेज को भी देखते रहेंगे और यूज करते। देखिए, अभी मान लीजिए मैं डिव के अंदर एक आईडी पास कर लेता हूँ, ID इक्वल टू D1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, जैसा कि हमने आपको एक डेमो दिखाया था उसके अंदर हमने लिया था फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अंदर हम एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लेना चाहिए हमें, टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर। नेम इक्वल टू T1, और इसी का हम एक ID भी पास करते थे ताकि हम कुछ CSS अप्लाई कर सके इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक P1 के नाम से एक ID बना लेते हैं, इनपुट है। देन हम ले लेते हैं यहाँ पे लास्ट नेम। मान लीजिए यहाँ हम एक PR टैग भी लगा ले, PR टैग। लास्ट नेम में हम पास करते हैं सेम यही चीज। तो चाहे तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ फटाफट, ताकि आपके लिए फटाफट आसानी रहे ये काम करना। कॉपी किया, पेस्ट किया। सिर्फ चेंज कहाँ करना है मुझे, इसकी टेक्स्ट में, मतलब नेम इक्वल टू T2 कर देना है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता है, और ID भी चेंज कर देते हैं, इसका P2 कर देते हैं। देन यही दो चीज को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपके लिए यही पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। यहाँ मैं ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल चेंज करेंगे, यहाँ पे T3 कर दिए ईमेल को। यहाँ पे हम P3, और यहाँ पे पासवर्ड, ईमेल के साथ पासवर्ड, यहाँ पे चेंज किया T4, यहाँ पे चेंज किया P4, और एक हम ले लेते हैं इसमें मोबाइल नंबर। दैट्स ठीक है। और ये हम लास्ट नेम को यहाँ से डिलीट, यहाँ पे हम कर देते हैं T5 और P5। डन, सेव कर देते हैं। एक हम यहाँ पे सबमिट बटन भी ले लेते हैं। तो क्या लेना होगा हमें, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू हम ले लेते हैं रजिस्टर। चाहे तो आप सबमिट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोज कीजिए इसका मैं एक ID ले लेता हूँ, क्योंकि ये बटन है हमारा, तो हम एक B1 नाम का एक ID भी ले लेते हैं, ताकि हम इस पे CSS अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम इस फाइल को चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ये फाइल कैसा दिख रहा है। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है तो चलिए मैं एक हेडिंग सेक्शन भी इस्तेमाल कर लूँ। H1 के अंदर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हियर, मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से पास कर दिया रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ से इस चीज को हम चला के देखें। देखिए, जैसा कि ये तो मेरा पहले का बना हुआ है, इससे अब मुझे मतलब नहीं है। मुझे क्या है, वैम सर्वर के अंदर जाके अपना काम करना है। तो मैं इसको रेफरेंस के तौर पे रहने देता हूँ। देखिए, ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम बनना है, अभी मुझे बनाना है। ये पहले से बना हुआ रजिस्ट्रेशन पेज है, इसी चीज को मैं अभी आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ और सीधे हम यहाँ से अब फटाफट अपना काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे लोकल होस्ट में अपने इस फोल्डर के अंदर चलना है, PHP लॉगिन के अंदर, ताकि हमारा पेज उसके अंदर दिखे। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अप्लाई कीजिए। देखिए, अभी तक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि इसमें मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं किया। अब हम इसको CSS लगा के सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही करते हैं। देन फिर हम इसके आगे कनेक्टिविटी करके इसके डेटा को डेटाबेस के अंदर मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए,
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ div के अंदर अपने div को सही करना होगा। तो div को मैंने आईडी दिया है D1, तो यहाँ हम आईडी इस्तेमाल करते हैं D1 का। और कुछ सबसे पहले मान लीजिए हमने पास किया मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, विड्थ पास किया मान लीजिए फॉर एग्जांपल 400 px, हाइट पास किया, ऑटो कर देते हैं हाइट, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे उसके हिसाब से हाइट जो है ऑटोमेटिकली श्रिंक होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक सपोज कीजिए पैडिंग भी ले लेते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल्स ले लेते हैं और एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ताकि मुझे अपना कोड पता चले कि मैंने कितना दूर तक अपना कोड कर रखा है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर पिंक ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको यूज करके अभी सबसे पहले अपने पेज को रिफ्रेश करें और देखें कि मेरा ये किस तरीके से दिख रहा है। देखिए तो कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो div के अंदर हमने जो बनाया वो पिंक कलर का बैकग्राउंड दिया और ये सारा का सारा डेटा div के अंदर दिख रहा है। सेंटर पे आ गया, ये बीच में है। चलिए एक मार्जिन टॉप भी लगा देते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, मार्जिन टॉप कर लेते हैं, मार्जिन टॉप, ताकि हम ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ दें। 40 px मान लीजिए हमने यहाँ किया और स्टेप बाय स्टेप इसको चला चला के देखते रहे, इत्मीनान से सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस CSS लगा के देखिए। अगर आपको और गैप करना है इसके अंदर तो आप थोड़ा सा मार्जिन टॉप और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं मार्जिन टॉप को 140 कर देता हूँ, या 140 ज्यादा हो जाएगा तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सेल्स। चलिए अब ये जो इनपुट टाइप बटन्स वगैरह जो इस तरीके से टेक्स्ट जो इस तरीके से आया हुआ है इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं। तो हम इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बनाया है इसके ऊपर थोड़े से CSS अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखिए इनपुट टाइप में कौन कौन से आईडी बने हैं, P1, SP2, SP3, SP4, और P5। हमने 5 ये बनाया है इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप, है ना, 5। और इसमें हम CSS पास करते हैं। तो पासवर्ड के लिए हमने क्या बनाया है, देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ना लेके आप पासवर्ड ले लो ताकि आपको ये बुलेट्स में दिखे पासवर्ड। ठीक है, देखिए P1, P2, P3, P4, P5, 5 टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास। पांचों के लिए हम एक कॉमन CSS अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका विड्थ पास कर रहे हैं। देखिए विड्थ इक्वल टू हम इसके 100% दे देते हैं ताकि जितना बड़ा है उतना बड़ा काम करे। ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग भी सब कुछ दीजिए, हम यहाँ पे 5 px दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम चला के अप्लाई करके देखें कि ये क्या दिखता है। आ गया ये सारा चीज, सिर्फ नेम देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, मोबाइल और डन, ये सब कुछ बन चुका है इसके अंदर। अब इसको मान लीजिए हम थोड़ा सा और अच्छा CSS करना चाहें, सिंपल देखिए सिर्फ मैंने 2 चीज पास किया इसके अंदर और कुछ भी पास नहीं किया। ये देखिए यहाँ में मैंने केवल विड्थ 100% कर दिया और पैडिंग कर दिया। चाहे तो अगर आप पैडिंग सपोज करो अगर मैं 10 px कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ और चेंजेस दिख जाए तो अच्छा है, दिखते हैं चेंज करके, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, पैडिंग करने से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें हमारी बड़ा दिख रही है, मोबाइल नंबर। तो आई थिंक ये 5 पिक्सल्स पे ही सही था, मैं थोड़ा छोटा ही कर दूं ज्यादा अच्छा है। आ रहा है, जैसा कि हम पिछले बार देखे थे। इस div को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करें, एक और CSS यूज करें div के अंदर। यहाँ होता है बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो जिसके अंदर हम पास करते हैं 10 px, 10 px 2 पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर कोई कलर, कलर का नाम, मान लीजिए हमने ग्रे पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बॉक्स शैडो बनाकर ये हमारे इस पर बॉक्स शैडो बनता ही देखिए, जैसा कि आपको ये बॉक्स शैडो दिख रहा हो। ठीक है, ये ग्रे कलर का दिख रहा है, अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको ये पिंक कलर का जो कलर है वो सही नहीं लग रहा है, तो आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट आकर अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। ये भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये जो डिप है इसकी CSS में आइए, ये देखिए बैकग्राउंड कलर जो पिंक है, इस पिंक को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। अब यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उस तरीके से आप कलर को चूज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इस कलर में आ जाए या रेड के अंदर आ जाए जैसा कि हम बनाए थे, तो इस तरीके से हम यहाँ चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, तो इसका यहाँ से ये जो कोड है इस कोड को कॉपी कर लीजिए, इस कोड को कॉपी, ये सही तरीका यही है।
यहाँ से कोड कॉपी कर ले। एग्जैक्टली हमें इस कलर का नाम नहीं पता है, ठीक है, हम इसका कोड इस तरीके से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अपने बॉडी सेक्शन के अंदर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हम कोड में पहुंचते हैं और कोड में हम क्या करते हैं, ये जो पिंक कलर था यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और जो कोड हमने वहां से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब दोबारा से हम इस फाइल को चलाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस फाइल, आगे एग्जैक्टली चल रहा है। आप इंस्पेक्टर एलिमेंट को बंद कर सकते हैं, आ रहा है। अब थोड़ा सा ये बटन पे हम कोड कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हेयर यहाँ चल रहा है, सब फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब चल रहा है। एक हम यहाँ से रजिस्टर जो बटन है इसको भी थोड़ा सा इसका CSS कर देते हैं। देखिए अब हम बटन के लिए CSS करते हैं। हम यहाँ पे एक B1 ऐड जो आईडी हमने बनाया था #B1 इसको भी हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ भी 100% कर देते हैं बटन को, ताकि वो पूरे के पूरे डिव के अंदर दिखे 100px, ठीक। परसेंटेज बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन डाल देते हैं, ग्रीन, ठीक है। और कलर जो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम इसको व्हाइट कर देते हैं। डन। आइए अब इसको भी एक बार हम चला के देख लेते हैं कि हमारा बटन किस तरीके से बनता है। चूंकि ये बटन के बीच में गैप नहीं है तो हम थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, कोड में आकर थोड़ा सा BR टैग का इस्तेमाल कर देते हैं। तो एग्जैक्टली हम यहीं पे एक 2 BR टैग इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। आप 2-3 BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा उसमें। रिफ्रेश करिए फाइल। अच्छा ये जो है इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे करनी पड़ेगी, है ना, तो थोड़ा सा हम इसका हाइट क्रिएट कर लेते हैं। गैप ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हाइट, थोड़ा सा गैप भी कम कर लेते हैं और हाइट कर लेते हैं इसकी हाइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे हाइट या पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग मान लीजिए आपने 5px कर दिया, ठीक है। पैडिंग पे चेक करते हैं पहले इसको चलाकर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग से काम हो रहा है, अगर थोड़ी सी पैडिंग और बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे पैडिंग 10px कर देते हैं, ठीक है। बटन बन गया। एक गैप और थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा और ये ऊपर की तरफ दिखेगा। तो BR टैग लगता है ज्यादा लग गया है, यहाँ पे हम 2 ही BR टैग इस्तेमाल करते हैं, एक BR टैग यहाँ पे है, एक BR टैग यहाँ। डन। डिजाइन आप जितना अच्छा से करना चाहें उतना अच्छा से आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज का डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये H1 है, चाहे तो आप इस H1 को भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको भी डिजाइन कर लेते हैं, है ना। यहाँ से आइए, H1 के लिए हम CSS के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पे भी हम डिजाइन करते हैं H1 का। अच्छा यहाँ से हमने H1 पास किया और H1 में हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए हमने इसके अंदर दे दिया येलो और बस, ठीक है। येलो बैकग्राउंड करके हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन हेयर हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा थोड़ी सी और इसके अंदर CSS अगर आपको इसके फॉन्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो मैंने एक थोड़ा सा CSS यहाँ पे कर रखा है जो गूगल की तरफ से मिलता है। आप इस चाहो तो इस लिंक को अपने स्टाइल के अंदर कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टाइल के अंदर हेड सेक्शन के अंदर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कर लिया कॉपी और बॉडी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। एक बॉडी का जो CSS है, ये बॉडी का CSS कॉपी कर देते हैं और इसको हम बॉडी यहाँ स्टाइल के अंदर आए और अपना बॉडी का CSS रिपीट करते हैं। अब इस चीज को हम चेक कर लेते हैं अपना चला करके मेरा कैसा दिख रहा है। ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये गूगल के फॉन्ट्स के थ्रू मैं इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करना चाहता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ, फर्स्ट नेम यहाँ, लास्ट नेम यहाँ, थोड़ी सी हाईलाइट टाइप से हो गई, ठीक है। तो ये गूगल के फॉन्ट्स होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये काफी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था प्रोफेशनल टाइप से, तो मैंने इसको यूज किया। कलर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके जो आपको कलर यूज करना है आप उसका कोड लाकर अपने कोड के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका ये कलर जो डिवीजन का कलर है वो चेंज हो जाए। आई होप कि आपका ये रजिस्ट्रेशन पेज का जो डिजाइन पार्ट था एक मोटा मोटी तैयार है। अब हम इसकी कोडिंग पार्ट पे काम करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल HTML और CSS को यूज करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का तरीका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का स्पेलिंग थोड़ा सा मैं इसमें चेक सही कर लूं, REGISTRATION होता है ना, कि अभी मेरे को ध्यान आया, TRA, ठीक। रजिस्ट्रेशन डन। यहाँ देखिए ये A छुटा हुआ था ना, मैं इसको सही कर दिया हूँ, रजिस्ट्रेशन एयर, ठीक है।
अब हम इसकी कोड को यूज करना चाहते हैं कि जब बंदा यहाँ पे फर्स्ट नेम, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पास कर दिया रवि, ठीक है, सेकंड नेम में यहाँ पास कर दिया कुमार, ईमेल आईडी ravi@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड जैसे मान लीजिए ravi@123, ठीक है, और मोबाइल नंबर सपोज कीजिए कि मैंने पास किया 9897965562, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको रजिस्टर करता हूं तो ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब इसकी पूरी जो डेटा एलिमेंट्स जो फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, ये सारा का सारा हमारे एक डेटाबेस में चला जाना चाहिए। तो मेरा जो मेन एजेंडा है वो यही है आप लोगों को बताने का कि मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करूं कि जितने भी फील्ड्स मैंने बनाए इनके सारी की सारी वैल्यू हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर सेव हो सके, ताकि जब मुझे लॉगिन करना हो तो हम इजिली अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की वजह से लॉगिन कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अभी जब मैं रजिस्टर करूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, फाइल इसी पेज पे रह जाएगा और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा रिफ्रेश हो गया। तो मुझे डेटाबेस के अंदर ये सारी डिटेल्स को लेके चलना है, तो कैसे लेके चलते हैं, सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं। देखिए तो डेटाबेस कहाँ बनाएंगे हम, लोकल होस्ट यहाँ खोलेंगे और यहाँ से देखिए ये PHP माई एडमिन को ओपन कीजिए, देखिए ये PHP माई एडमिन खुल गया अपना। थोड़ा सा इस चीज को फिर से देखिए यहाँ आ गया PHP माई एडमिन। अब यहाँ से हम एक सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस किस नाम से क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक बनाना है लॉगिन सिस्टम के लिए, तो मान लीजिए हम यहाँ जो अपना फोल्डर लिए थे उसी टाइप से ले लेते हैं PHP लॉगिन के नाम से। जरूरी नहीं है कि जो फोल्डर आपने जैम सर्वर के अंदर या वैम सर्वर के अंदर बनाया था उसी नाम से आप डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस आप किसी भी नाम से बना सकते थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल टर्म्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि जो मेरा वो फोल्डर था उसी नाम से मेरा डेटाबेस है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते थे। तो मैंने जानबूझ के यहाँ PHP लॉगिन नाम से बनाया। अब इसके अंदर जो टेबल है वो मैं मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाता हूँ, जिसमें मेरे पास टोटल फील्ड्स कितने हैं, 5, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। तो मैं इसको यहाँ गो कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ से दीजिए पहला फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ से लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे मोबाइल, है ना, ठीक है। 5 टेक्स्ट जो फील्ड्स थे हमारे डेटाबेस में तैयार हो गए। ये किस टाइप का होगा, varchar, और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेट सपोज कि हमने फर्स्ट नेम को 20 कैरेक्टर दिया, सेकंड नेम varchar हमने इसका भी 20 कैरेक्टर दिया, ईमेल varchar और इसको भी मैंने 50 कैरेक्टर दिया, ठीक है। पासवर्ड varchar, इसको भी मैंने 20 कैरेक्टर दिया, और मोबाइल नंबर भी हम varchar में ही लेते हैं, इंट में नहीं लेते, ठीक है। जानबूझ के मैंने इसको varchar में लिया और इसकी जो लेंथ है वो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 12 दे दी, ठीक है। अब यहाँ मैं ईमेल आईडी को एक प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं आपके लिए, और यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, ईमेल आईडी को यहाँ से और इसको प्राइमरी की, ताकि हमारी डुप्लीकेट रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ना हो। तो ईमेल आईडी को मैंने जानबूझ के प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आकर इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, सेव। जैसा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है, अब चाहे तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं या फिर इसको खोल के एक अलग टैब में रखिए, और जब इसमें जब मेरा डेटा आएगा तो हम इसको आपको ब्राउज करके दिखाएंगे कि इसमें डेटा हमारा कहाँ से कैसे आया। तो बस सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है, PHP लॉगिन, और उसके अंदर जो टेबल है वो है रजिस्ट्रेशन नाम का। तो अब हम चलते हैं PHP के कोड को स्टार्ट करते हैं और डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन टेबल से कम्युनिकेट करके अपने डेटा को टेबल के अंदर मूव कराते हैं। चलिए अब यहाँ से हम पहुंचते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब हमने बना दिया। अब इसके अंदर जो भी एंट्री हम करेंगे वो रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद वो सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए। तो पहुंचते हैं अपने कोड के पास फिर से, ठीक है। अभी हमारा फॉर्म एक्शन कहीं नहीं जा रहा, मेथड इक्वल टू पोस्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने PHP कोड इसी पेज पे। चाहे तो मैं फॉर्म एक्शन देके किसी और पेज पे भी जा सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही पेज पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ से आकर आप PHP की कोड यहीं से शुरू कर लीजिए ताकि आपका एक ही पेज पे दोनों काम हो जाए। तो मेरा मेन कंसर्न जो था कि कम से कम पेज के अंदर काम हो सके, इसीलिए हमने एक ही पेज पे PHP का कोड और एक ही पेज पे HTML का कोड किया है। ये PHP है, ठीक है। करना कब है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तब हमारी वैल्यू डेटाबेस के अंदर जाए। तो सबमिट बटन का एक नाम दे देते हैं,
नाम दे देते हैं यहाँ सपोज कीजिए सब। तो कंसर्न क्या है कि जब हम डेटा एलिमेंट्स में सारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लेंगे और जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा एक कनेक्टिविटी कोड क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक चेक कर लेते हैं कि यूजर ने सबमिट बटन को क्लिक किया कि नहीं किया। तो इसके लिए होता है इफ इज सेट मेथड ये चेक करता है कि आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया या नहीं किया। $_ पोस्ट और क्या पास करते हैं इसके अंदर हम अपना सबमिट बटन का नाम। कि अगर मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यूआरएल चेंज होगा, ठीक है, हिट होगा यूआरएल और उसके बाद इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी इफ के अंदर। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आपके लिए इको के अंदर एक छोटा सा मैसेज दे देता हूं। ठीक है, वेलकम। ठीक है, मान लीजिए मैंने सिंपल इतना से चेक करके आपको दिखाता हूं कि सबमिट बटन मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कब करना होगा, देखिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए हमने कोई भी नाम दिया, सपोज कीजिए हमने प्रीतम दिया, राज दिया, ईमेल दिया p@gmail.com, पासवर्ड दिया 123, मोबाइल नंबर दे दिया सपोज कीजिए आपने इस टाइप का मोबाइल। अब जब रजिस्टर करते हैं तो मुझे वेलकम दिखना चाहिए। देखिए रजिस्टर किए, देखिए यहाँ पे वेलकम दिख रहा है आपको। इसका मतलब जब हम सबमिट कर रहे हैं तो हमारा PHP का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अभी हमने PHP का कोई भी कोड नहीं किया, सिर्फ मैं आपको सबमिट बटन बनाना बता रहा था कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा एक PHP का कोड हिट होगा। तो यहाँ पे वेलकम आ रही है। डन। वेलकम से मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे अपने कोड से मतलब है। अब हम यहाँ पे एक डेटाबेस की कोड करते हैं, तो ये वेलकम मैं हटा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए क्या होता है, एक नॉर्मल वेरिएबल बना लीजिए आप किसी भी नाम से, जैसे $con, और इसके अंदर एक क्वेरी पास होती है MySQLi_connect, जिसके अंदर 4 पैरामीटर पास होता है। देखिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ये कोई भी बंदा MySQL की कनेक्टिविटी PHP के थ्रू इजीली सीख सकता है, कोई भी। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही मजाक में आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक लेवल पे सिखा दूंगा। देखिए आपने क्या किया, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया $con। अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कौन हो, कुछ भी हो सकता है, A1 A2 P1 P2 कुछ भी हो सकता है। मैंने जानबूझ के कनेक्शंस के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लिया $con। MySQLi_connect एक मेथड होता है MySQL का PHP के लिए, और यहां से हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर पास करते हैं होस्ट एड्रेस, लोकल होस्ट। ठीक है, पहला एड्रेस होता है लोकल होस्ट। ठीक, कॉमा, दूसरा इस लोकल होस्ट को एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी जो रूट होता है, और तीसरा इसका पासवर्ड जो ब्लैंक होता है। 3 पैरामीटर पास हो गया, पहला लोकल होस्ट, दूसरा रूट और तीसरा ब्लैंक। ठीक है, चौथा होता है उस डेटाबेस का नाम जिसमें आपका ये कनेक्टिविटी कोड, आप जिसके साथ आप ये PHP की कोड को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो PHP लॉगिन, जैसा कि मैंने आपको डेटाबेस के अंदर अभी मैंने यही डेटाबेस बनाया था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस है। देखिए बुकिंग, बुक्स, बिजनेस, कार, कॉलेज, कॉमिक्स, सब बहुत सारे। तो हमारा जो PHP का कोड है वो किस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ एसोसिएट होगा, तो हमारा एसोसिएट करना है PHP लॉगिन के साथ। इसीलिए हम लोकल होस्ट के साथ वहीं पे बता देते हैं कि मेरा जो डेटाबेस है वो इस नाम से है। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो वो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है लोकल होस्ट, दूसरा पैरामीटर है रूट, तीसरा पैरामीटर है पासवर्ड और चौथा पैरामीटर है PHP लॉगिन, दैट इज डेटाबेस नेम। ठीक है, अब देखते हैं यहां तक पहुंच गए। अब इसके आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब अगर ये हो गया तो हम क्या करते हैं, इफ जानबूझ के $con को चेक कर लेते हैं कि अगर $con ट्रू होगा, अगर ये पूरी की पूरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो कॉन में क्या मिलेगा, ट्रू। तो हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं इको के अंदर कनेक्शन ओके। यहाँ हम कनेक्शन ओके कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एल्स लगाते हैं। ये देखिए ये नीचे वाला ये जो ब्रैकेट है ये ऊपर वाले इफ का है, इस सेट का, तो इसको आप सबसे नीचे रखिए। अब यहाँ पे एल्स लगाइए और मान लीजिए ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ताकि आप किसी भी अननोन फंक्शंस के चक्कर में ना पड़े। सीधे इफ लगाकर कनेक्शन ओके, कनेक्शन नॉट ओके। ये पहले बार यूजर्स के लिए है जो शुरू में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं,
तो अपने सेफ साइड में कनेक्शन ओके और नॉट ओके को चेक कर ले। बाद में हम क्या करते हैं, जैसे हम फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तो फिर ये हम इफ के कोड को स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ कनेक्शन तो हो ही गया। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, चलाकर रिफ्रेश करते हैं अपने फाइल को। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ कनेक्शन ओके दिख रहा है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ कनेक्शन ओके दिख रहा है। अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो यहाँ कनेक्शन नॉट ओके दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ गलत कर दे, पासवर्ड का नाम दे दे। सपोज कीजिए हमने पासवर्ड गलती से हमसे टाइप हो गया उसमें, तो अगर हम यहाँ पे आकर इस पेज को फिर से रिफ्रेश करें और रजिस्टर करें तो देखिए एक वार्निंग जनरेट कर रहा है, एक्सेस डिनाइड, कि रूट के अंदर लोकल होस्ट है, इसका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने दिया। तो किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम होगा तो वो यहीं पे दिखा देगा, तो आप यहाँ रूट मत दीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपके लोकल होस्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, अगर आप यहाँ पे कनेक्टिविटी फिर से करना चाहते हैं, देखिए इसको रिफ्रेश कीजिए, पेज को रजिस्टर कीजिए, कुछ नहीं, क्योंकि जब आप करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि आपका डेटाबेस में वैल्यू गया ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से आकर सब कुछ लोकल होस्ट बिल्कुल सही लिखते हैं। डन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कनेक्शन ओके था हमारा, हम एक बार फिर से कनेक्शन ओके चेक कर लेते हैं, मैसेज हमारा आ रहा है नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं है, कनेक्शन ओके है, क्लियर है। चलिए अब जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि इसकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर चली जाए, क्लियर है। आइए हम प्रोग्राम में पहुंचते हैं और यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है आपके ऊपर, देखिए नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल, ये पांचों के लिए मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया वो T1, T2, T3, T4 एंड T5 दिया। तो मुझे इन सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को PHP के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, गेट करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल, जैसे मान लीजिए एफ नेम, फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम, क्या लिखें, $_पोस्ट, और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जहां से वैल्यू आ रही है T2, T1, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ क्या करें, दूसरा एल नेम, मान लीजिए एल नेम इक्वल टू $_पोस्ट, और कहां से पास कर दें इसको, T2 से, T2, डन। उसी तरीके से $email इक्वल टू $_पोस्ट, और क्या पास कर दें, T3। फिर $pass इक्वल टू $_पोस्ट, और क्या यूज कर लें, T4। और देन मोबाइल नंबर के लिए हम क्या पास करें, $mob इक्वल टू $_पोस्ट, और क्या पास कर ले इसके अंदर, T5। आई थिंक आपको ये चीज समझ में, मैं थोड़ा सा गैप बना लूं इसके ताकि मैं आपके लिए कोड आराम से कर सकूं, देखिए, ठीक है, T5। अब किसी भी चीज को एक प्रिंट करके देख लीजिए कि हाँ आपका वो चीज रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एफ नेम को प्रिंट किया, इको $FNAME, ठीक है। मैं एक बार कंपाइलर मतलब अपने PHP के अंदर ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करें, अपने फाइल को एक बार रिफ्रेश कर लें, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में प्रीतम दिया, ठीक है। अब जैसे हम रजिस्टर करते हैं तो मेरा प्रीतम दिखना चाहिए, यहाँ देखिए कनेक्शन ओके एंड प्रीतम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट नेम यहाँ प्रिंट हो रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक राजीव देते हैं और इसको रजिस्टर करते हैं, तो देखिए राजीव प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि जो भी फर्स्ट नेम की वैल्यू थी वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब कोड सही चल रहा है। चलिए अब जब कोड सही चल रहा है तो हम अपना कोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसको क्या करें, कमेंट कर ले, हमें इसको प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। और कनेक्शन ओके भी चूंकि चल रहा है तो हमें इसे भी प्रिंट नहीं करना है, मान लीजिए हम इसको भी एक मिनट के लिए बंद कर लें, हमारा काम तो हो ही गया ना। नहीं होगा तो फिर से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करके फिर से चेक कर लेंगे। चलिए अब हमारा क्या काम है कि जब हमारे पांचों डेटाबेस की वैल्यू, पांचों टेबल इनपुट टाइप की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब इसको मैं आराम से क्या करूं, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करूं। तो डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए कनेक्शन बन चुका है। डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के टेबल का नाम चाहिए, तो टेबल का नाम जैसा कि मैंने बताया था क्या था, रजिस्ट्रेशन। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्योंकि अब इसी का काम करने वाला पढ़ने वाला है। ये देखिए टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, PHP लॉगिन, और टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल के अंदर ये सारे फील्ड्स हैं। अभी अगर आप ब्राउज कीजिएगा तो इसके अंदर कोई भी डेटा आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए अगर हमने यहाँ ब्राउज किया तो देखिए एम्प्टी सेट है, कोई भी इसके अंदर रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ से फटाफट कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले एक वेरिएबल मान लीजिए आपने पास कर लिया क्वेरी या QR पास कर लिया, वेरिएबल QR।
इक्वल टू इस वेरिएबल में आप इंसर्ट की पूरी कोड लिखें। तो MySQL का इंसर्ट का कोड क्या होता है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें फील्ड्स का नाम, तो फील्ड का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, जो आपने डेटाबेस के अंदर बनाया है फील्ड टेबल के अंदर, उस फील्ड को हम इस रजिस्ट्रेशन के आगे लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा मोबाइल, है ना। देखिए 5 फील्ड आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका डेटाबेस के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। स्ट्रक्चर पे आइए, देखिए फर्स्ट नेम, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, मैंने सब स्मॉल लेटर में लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल, डन। फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ठीक है। ये बहुत इत्मीनान से और सावधानी से लिखना होता है, अगर आप कोई भी गलत लिखेंगे तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। तो इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में हम यहाँ सिंगल कोट्स में सारी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एफनेम, हमने ऊपर लिया था एफनेम, कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर एल नेम, लास्ट नेम, कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर ईमेल, कॉमा और यहाँ पे कॉमा लगाकर पासवर्ड डॉलर पास, कॉमा और यहाँ पे डॉलर मोबाइल, डन। ये हमने इत्मीनान से सावधानी पूर्वक सही लिखा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज में डॉलर एफ नेम, लास्ट नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर पास एंड डॉलर मोबाइल, ठीक है, जो ये वाली वेरिएबल थी। अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर RES इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला मीटर जो हमारा कनेक्शन था वो, और दूसरा इस क्वेरी को पास करते हैं। क्लियर है? अब अगर ये एग्जीक्यूट किया होगा तो हम फिर से चेक कर लेते हैं, इफ अगर ये रिजल्ट ट्रू किया होगा तो RES ट्रू हो गया होगा, और ट्रू के बाद हम यहाँ पे क्या पास कर ले, इको रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। और इसके अंदर एल्स, अगर ये रिकॉर्ड किसी तरीके से नहीं इंसर्ट हुआ है तो यूजर को एक मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाए, क्या, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, है ना, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो इको रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड डन। अगर ये क्वेरी चला तो हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा और हमें एक मैसेज गेट होगा, क्या, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अदरवाइज अगर वो रिकॉर्ड किसी वजह से, कोई एरर की वजह से नहीं होगा तो हमें एक मैसेज रिसीव होगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। तो हम एक बार फाइल को सेव करते हैं और अपने पेज पे आकर इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किए, अब यहाँ से हम जाते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ दिया रवि कुमार, ठीक है, ravi@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड हमने दिया 123 और मोबाइल नंबर हमने दिया 98, ठीक है। अब यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे हमारा डेटाबेस में अगर इंसर्ट होगा तो हमें एक मैसेज रिसीव होगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड का, अगर नहीं होगा तो हमें एक मैसेज होगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड का। तो हम इसमें रजिस्टर करते हैं। देखिए क्लिक किया, देखिए यहाँ रिकॉर्ड इंसर्टेड, एक बार में डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो गया। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने डेटाबेस को यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करना होगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ आ गया, फर्स्ट नेम रवि, लास्ट नेम कुमार, ईमेल ravi@gmail.com, पासवर्ड 123 एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, डन। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलिए अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर हम चाहें तो एक डेटाबेस के अंदर एक वैल्यू और इंसर्ट करके देखें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए अजय शर्मा, ईमेल आईडी ajay@gmail.com, पासवर्ड जैसे मान लीजिए 9090, ठीक है, और मोबाइल नंबर आपने सपोज कीजिए 999667, ठीक है, और इसको हम यहाँ से रजिस्टर करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड, फिर से दिख रहा है मैसेज, यहाँ पे गए और अपने आप को डेटाबेस को फिर से रिफ्रेश किए और देखिए यहाँ पे, देखिए आ रहा अजय शर्मा, ajay@gmail.com, पासवर्ड 9090। अब होता क्या है कि कभी कभी आप देखेंगे डेटाबेस के अंदर जो हम जब ये जो डेटा है ये तो एडमिन खोलता है इस चीज को,
तो यहाँ पे पासवर्ड उसको डायरेक्टली 9090 और 123 मिल रहा है। तो जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस चीज को किसी अथॉरिटी किसी को देते हैं कि भाई जाके तुम अपना डेटाबेस एक्सेस करो, तो वो किसी का पासवर्ड ना देख सके, तो पासवर्ड के लिए पीएचपी में एक एन्क्रिप्शन कोड होता है। तो अभी क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल पासवर्ड वही हमें विजिबल हो रहा है। तो अगर मैं ये क्रेडेंशियल किसी को भी दूंगा तो वो हमारे किसी भी यूजर का पासवर्ड देख सकता है, जबकि एंड यूजर का पासवर्ड बिल्कुल प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो उसके अलावा किसी को नहीं दिखना चाहिए, ना कि एडमिन को, ना कि किसी और एसोसिएटिव्स को, किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये पासवर्ड इतना सेंसिटिव होता है कि जो यूजर है सिर्फ उसी को दिखना चाहिए, कि हाँ उसको याद होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा पासवर्ड 9090 था, हाँ भाई मेरा पासवर्ड 123 था। ये किसी अननोन बंदे को, चाहे वो एडमिन ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, पीएचपी आपको एक इंक्रिप्शन कोड देता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा पासवर्ड के लिए एक इंक्रिप्शन कोड में काम करके दिखाता हूँ कि जो पासवर्ड हम अटैच कर रहे हैं इसके अंदर, उसको हम क्या करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम पासवर्ड के लिए क्या करें, थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर में आए, और चूंकि ये हमारा पासवर्ड 20 कैरेक्टर का था तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, उसकी कैरेक्टर्स की वैल्यू बहुत होती है। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे इसके 100 कैरेक्टर दे देता हूँ। देखिए सेव कर देते हैं इसको, पासवर्ड को। ठीक है, पासवर्ड हमारा 100 कैरेक्टर्स का है। डन, ब्राउज कीजिए। अभी ये फाइल बिल्कुल सही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, लेकिन हम पासवर्ड जो डालेंगे वो यहाँ एग्जैक्टली शो नहीं होगा। मेरा मेन कंसर्न ये है कि पासवर्ड आपको इंक्रिप्शन फॉर्मेट में मिले। तो आइए अपने कोड में देखिए, हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो ये जो पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड में है, हम एक नया पासवर्ड ले लेते हैं, $न्यू पास मान लीजिए इक्वल टू MD5। MD5 इंक्रिप्शन कोड होता है जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यूज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम किसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, अपनी पासवर्ड फील्ड को, कि जो हम पासवर्ड में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली यूजर दे रहा है, उसको इनक्रिप्ट कर दो न्यू पासवर्ड के अंदर, और न्यू पासवर्ड को पास कर दीजिए कहाँ, पासवर्ड फील्ड के अंदर। तो यहाँ जो मैं पासवर्ड ले रहा था, इसको मैं क्या ले लूं, न्यू पास। बस इतना किया मैंने। पासवर्ड फील्ड को क्या किया, आप फिर से समझिए। पासवर्ड वाले फील्ड को मैंने इनक्रिप्ट कर दिया MD5 के थ्रू न्यू पासवर्ड के अंदर, और न्यू पासवर्ड को मैंने पास कर दिया कहाँ, पासवर्ड फील्ड के अंदर। तो जो हमारे डेटाबेस के अंदर ये जो विजिबल पासवर्ड है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, 9090 123, अब इस चीज को मैं इनक्रिप्ट करना हो, क्योंकि एक नया यूजर जब रजिस्टर करेगा तो उसकी जो पासवर्ड होगी वो पासवर्ड नहीं होगा जो एग्जैक्टली वो टाइप किया है। यहाँ पे कुछ अलग पासवर्ड आएगा, उसको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको फिर से आपको चलाता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो इस फाइल को हम थोड़ा सा सेव करें, Ctrl+S से सेव कर लिए, और आकर हमने फाइल को फिर से यहाँ से रिफ्रेश किए, और यहाँ हम फिर से पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए राजीव रंजन email r@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड हम यहाँ पे हम जानबूझ के पासवर्ड देखिए 1 2 3 4 5, मेरा जो पासवर्ड है मैं 1 2 3 4 5 टाइप किया हूँ, 1 2 3 4 5। मोबाइल नंबर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे 8899747614। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल मोबाइल नंबर है, और मैंने डायल किया। अब मैं यहाँ से रजिस्टर कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 प्रिंट डाला था, ये मुझे याद है। ठीक है, अब मैं यहाँ से रजिस्टर करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, लेकिन जब हम डेटाबेस में जाएंगे और अब अपने पासवर्ड वाले फील्ड को देखते हैं कि राजीव के साथ क्या पासवर्ड इंसर्ट हुआ, ये देखिए फर्स्ट नेम राजीव से लास्ट नेम रंजन, email r@gmail.com, बट पासवर्ड जो था वो 1 2 3 4 5 नहीं आया। ये एक इंक्रिप्शन कोड पासवर्ड है। ठीक है, अब जब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 ही डालूंगा, लेकिन वो इससे वेरीफाई होकर ही जाएगा और हमें सिंपली लॉगिन करवा देगा। तो ये कोई भी अगर एडमिन आएगा भी तो उसको एग्जैक्ट मेरा पासवर्ड नहीं पता चलेगा। अगर वो ये कॉपी कर भी लेता है कि चलो मैं इसका ये पासवर्ड हैक कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ और इसके इस ईमेल से लॉगिन कर लूंगा, तो वो कर नहीं पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये वही बंदा लॉगिन कर सकता है जिसको एग्जैक्टली पता हो कि उसने पासवर्ड फील्ड में क्या सेव किया था। यहाँ से इस पासवर्ड से अब इसको कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा एडमिन है, जो आप अजय शर्मा का लॉगिन ईमेल आईडी भी देख लिया पासवर्ड, तो अजय के लॉगिन के अंदर जा सकता है ना। लेकिन अब अगर मान लीजिए राजीव का r@gmail.com डालता है तो उसको पासवर्ड तो ये वाला स्ट्रिंग दिख रहा है, और इस वाले स्ट्रिंग से अगर वो लॉगिन करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा कि अगर कोई एडमिन है तो वो अजय का कर रहा है, कोई एडमिन है तो वो राजीव का नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम क्लियर समझ लिए कि हमारा जो फाइल था वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे हम लॉगिन स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक रजिस्ट्रेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ भी हो रजिस्ट्रेशन के अंदर आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
आप ये प्रोग्राम को फिर से देखें। हमने क्या किया, HTML बनाया, इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग किया। स्टाइलिंग करने के बाद जो हमारा मेन कंसर्न था वो यहाँ से था। हमने 5 फील्ड लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। सबमिट बटन बनाया और यहाँ से हमने PHP का कोड स्टार्ट किया। देखिए PHP का कोड इस सेट के थ्रू यहाँ से चल रहा है और सब काम हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ से फटाफट लॉगिन की तरफ। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट एक पेज बनाते हैं लॉगिन के लिए। राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, ठीक, सेव करते हैं इसको, login डॉट PHP। क्लियर है। इसी के अंदर से हम कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए हम पूरा का पूरा कोड ही कॉपी करके उसमें से हटा देते हैं, Ctrl+C करके, और यहाँ पे आके Ctrl+V कर लेते हैं। और मान लीजिए इसके अंदर से मैं आपके लिए फटाफट क्या करूं, 5 फील्ड्स जो थे वो फील्ड में हटा दूं। देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल ईमेल और पासवर्ड चाहिए बस। ईमेल और पासवर्ड, मुझे मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए। ये हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ हम क्या कर ले, T1 और यहाँ कर ले P1, यहाँ कर दे T2 और यहाँ कर दे P2, क्योंकि हम तुरंत लॉगिन बनाना चाह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हेयर के यहाँ मैं क्या कर दूं, लॉगिन हेयर बना दूं, LOGIN लॉगिन हेयर, ठीक है। सबमिट रजिस्ट्रेशन के जगह पे मैं यहाँ वैल्यू क्या कर दूं, लॉगिन, ठीक है, यहाँ हो गया। मान लीजिए एक BR टैग लगा के हम रजिस्ट्रेशन पेज को भी कॉल कर लेते हैं, AHREF इक्वल टू कौन सा पेज हमारा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, REGFORM फॉर्म डॉट PHP, और यहाँ हम REGISTRADI रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर हेयर, और यहाँ पे हम देखो BR टैग और करते हैं। डन। चलिए, जानबूझ के ताकि मैं लॉगिन पेज पे रहूं, तो अगर वहां से मुझे रजिस्टर करना हो तो मैं रजिस्टर कर सकूं, ठीक है। यहाँ मेथड इक्वल टू पोस्ट हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन हेयर आ गया। चलिए, मतलब हमारा CSS भी बिल्कुल काम कर रहा है। सब चीज के लिए मैंने वही CSS कॉपी कर लिया पीछे वाले को, ताकि मैं यहाँ से डाल के फटाफट अपना काम कर सकूं। डिवीजन वगैरह सब वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डिवीजन है जो मेरा यहाँ D1 है, डिवीजन D1, P1 P2 P3 चल रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कोड को शॉर्ट कर दूं, क्योंकि मुझे P5 तक वैल्यू नहीं लेनी है, P1 और P2 तक ही लेना है। P1 P2 हो गया, डन। बाकी सब सही है। चलिए, अब मैं यहाँ से PHP के कोड पे काम करता हूँ। देखिए PHP के कोड में क्या करना है मुझे, जैसा कि यहाँ से मैं PHP का कोड देख रहा हूँ, ये सब थोड़े से कोड इस तरीके से है। यहाँ से आते हैं PHP का कोड, मैं आपको PHP का कोड यहाँ से शुरू से लिख के दिखाता हूँ। सबको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं कोई भी कंफ्यूजन ना होने दूं आपके पास, ठीक है। देखिए सिर्फ ये HTML लॉगिन पेज है। सेव करते हैं इसको और लॉगिन पेज को चला के देखते हैं। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, रिफ्रेश किए, लॉगिन पेज को क्लिक किए, देखिए आ गया लॉगिन हेयर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे भी एक लॉगिन का बटन फिलहाल बना दूं आपके लिए। यहाँ आते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, लॉगिन का एक लिंक दे देता हूँ ताकि मैं यहीं से फटाफट लॉगिन भी कर सकूं। BR टैग, एक BR टैग और दे देते हैं, और यहाँ पे AHREF इक्वल टू लॉगिन डॉट PHP, और यहाँ पे हम लॉगिन शेयर कर लें और यहाँ पे हम पास कर दिया। चलिए देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करें थोड़ा, लॉगिन हेयर आ रहा है। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन का पेज। तो मान लीजिए अब हमें क्या करना है, लॉगिन सिस्टम को समझना है। तो देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड है, लॉगिन नाम का सब बटन बना हुआ है। जब हमारे पास ईमेल आईडी पता है और पासवर्ड पता है, हम यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो हम आते हैं PHP के कोड पे ताकि हम आपको लॉगिन करके दिखा सकें। PHP का कोड क्या है, लॉगिन वाले पेज पे पहुंचना है मुझे, और यहाँ से मुझे PHP का कोड एग्जीक्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PHP। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, वही आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज सेट $_ पोस्ट, और क्या पास कर लेंगे इसके अंदर, सब, है ना, सब। हमने सबमिट वाले बटन को यही दिया, को लगा के चेक कर ले कि हमारा कोड यहाँ तक चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके।
मान लीजिए हमने यहाँ जानबूझ के ओके किया। अब एक बार हम यहाँ पे आए और इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं ओके करके। मान लीजिए आपने ईमेल में कुछ पास कर दिया p@gmail.com, पासवर्ड 123 कुछ भी पास कर दिया, अभी तो ये कनेक्टिविटी है नहीं। देखिए ओके आ रहा है यहाँ पे फोन, यहाँ जहां तक आपको ये दिख रहा हो, ये देखिए ओके दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा कोड ये चल रहा है। अब हम यहाँ से फटाफट कनेक्टिविटी शुरू करते हैं। हटा देते हैं ओके को। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, उन सारी वैल्यू को रिसीव करना है जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। तो ईमेल $email इक्वल टू $_post और क्या पास कर दे T1। ठीक है, $pass इक्वल टू $_post और क्या पास कर दे ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए, अब यहां से हम इंक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी इंक्रिप्शन अभी मैं विदाउट इंक्रिप्शन कोड को इस्तेमाल करके आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में फिर मैं इसको चेंज करके इंक्रिप्शन कोड के साथ लॉगिन करके दिखाऊंगा। अभी मेरा सिंपल पासवर्ड है जो 9090123 के लिए ये लॉगिन करने वाला है। जो हमने r@gmail.com के लिए इंक्रिप्टेड पासवर्ड दिया था उसके लिए लॉगिन अभी नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी हम विदाउट इंक्रिप्शन कोड पे देखते हैं, बाद में इसका जो इंक्रिप्शन कोड के साथ लॉगिन होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं इसको सिंपली लॉगिन करने की कोशिश, एक वेरिएबल बनाए $con और फिर से कनेक्टिविटी स्टार्ट। ठीक, क्या करें, mysqli_connect और पास करते क्या 4 वेरिएबल, लोकल होस्ट कॉमा रूट कॉमा पासवर्ड कॉमा डेटाबेस का नाम php लॉगिन। ठीक है, हो गया। अब यहां से हम, अब चाहे तो आप F का कोड लगा के इसको चेक करो या ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एरर आना होगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि कनेक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ। तो हम डायरेक्टली अपने क्वेरीज पे काम करते हैं। देखिए $QR, मान लीजिए कोई क्वेरी बना लेते हैं और क्या पास करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल इक्वल टू, क्या होगा ईमेल हमारा $email एंड पासवर्ड इक्वल टू $pass। ये वो वेरिएबल है जो हम, ये क्वेरी है। अगर आपको MySQL के अंदर ये क्वेरी चलाना आता होगा तो इससे पता चलता होगा आपको कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ डेटाबेस के में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो वैल्यू कौन सा होगा, वो वैल्यू वही होगा जो ईमेल आईडी ये और पासवर्ड ये $pass के अकॉर्डिंगली डेटाबेस में सेव होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ वेयर लगाने से जो ईमेल आईडी आपने टेक्स्ट बॉक्स से पास किया और जो पासवर्ड पास किया, अगर ये दोनों वैल्यू ईमेल की और पासवर्ड की डेटाबेस के अंदर अगर अवेलेबल है, डेटाबेस के अंदर अगर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पास किया उधर से ajay@gmail.com और पासवर्ड 9090 पास किया, तो चूंकि ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में इंसर्टेड है तभी ये आपको लॉगिन होने देगा। अदरवाइज अगर सपोज कीजिए आपने उधर से पास कर दिया p@gmail.com और पासवर्ड 5678, तो p@gmail.com अभी तक हमारे डेटाबेस में इंसर्टेड नहीं है, तो वो लॉगिन नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं पहले कोड करता हूं फिर मैं आपको डिटेल फिर से समझाऊंगा। देखिए पहुंचते हैं यहाँ, चल रहा है यहाँ। चलिए अब यहाँ हम सेव करते हैं इसको फाइल को और फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने उस कोड को यूज करते हैं। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या पास करने वाले हैं, डॉलर मान लीजिए res इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी और ब्रैकेट में पास कर दे क्या $con कॉमा $res सॉरी $QR, ये क्वेरी पास कर दिया। अभी अगर ये क्वेरी चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक रिकॉर्ड जनरेट कर देगा, एक रो जनरेट कर देगा। तो हम उस रो को क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। अगर ये पूरा का पूरा कोड चलेगा, इसके अंदर हम पास कर देते हैं $res, तो ये क्या करेगा, एक रो सेलेक्ट करके दे देगा, एक रो। अगर ये एग्जैक्टली स्पेसिफिक इस डेटा के ऊपर से चलेगा तो डेटाबेस के अंदर से एक रो आपको फैच करके मिलेगा। तो वन रो, देयर इज ओनली वन रो। तो वन रो हमने कहाँ काउंट करा लिया, इस पूरे मेथड के थ्रू हमने काउंट में ले लिया कि काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इफ $count इज ग्रेटर देन 0। 0 क्या होता है, मतलब काउंट क्या है 1 और 1 क्या है 0 से बड़ा। तो हम यहाँ पे क्या पास कर लें, इको डबल कोट्स के अंदर
हम लिख लेते हैं लॉग इन ओके। अभी फिलहाल हमने लॉग इन ओके तक ही पहुंच रहे हैं। और एल्स में हम क्या कर लें, अगर हमारा मान लीजिए उधर से कोई भी प्रॉब्लम हो डेटाबेस के अंदर से, तो हमारा लॉग इन, सपोज कीजिए हमने पासवर्ड गलत डाल दिया तो हमारा लॉग इन नहीं होना चाहिए, लॉग इन नॉट ओके। ठीक है, चलिए लॉग इन ओके एंड लॉग इन नॉट ओके यहाँ तक कर ली। अब इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं कि हमारा ये पासवर्ड लॉग इन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पेज को रिफ्रेश कर लें एक बार। ठीक है, और यहाँ हम क्या था, अजय अजय @gmail.com और पासवर्ड था हमारा 9090। अब हम यहाँ से लॉग इन करें, देखिए लॉग इन होके आ रहा है। इनकेस अगर हमने फिर से लिखा अजय AJAY @gmail.com का स्पेलिंग गलत कर दिया, मान लीजिए अजय @gmail.com मैंने लिखा लेकिन बाय मिस्टेक ये मुझसे गलत हो गया, पासवर्ड मैंने सही डाला 9090। तो जब मेरा ईमेल आईडी या पासवर्ड कोई भी एक गलत होगा तो मुझे लॉगिन नहीं होना चाहिए। क्लिक करें, देखिए लॉगिन नॉट ओके। इसका मतलब कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, एक था कोड हमारा, जैसे दूसरा लॉगिन करके देखते हैं। एक कोड था हमारे पास रवि @gmail.com पासवर्ड 123। ठीक है, अब आइए रवि @gmail.com और पासवर्ड 123 लॉगिन करते हैं, देखिए लॉगिन होके आ रहा है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम गलती कर देंगे यहाँ से, मान लीजिए रवि @gmail.com और गलती से बाई मिस्टेक हमसे 3 टाइप हो गया और पासवर्ड भी हम 1234 हो गया गलती से, तो हमने तो दोनों फील्ड गलत कर रखा है जानबूझ के, लॉगिन आउट। अब रह गया एक r@gmail.com। तो देखिए r@gmail.com और पासवर्ड मेरा था 123। ठीक है, मान लीजिए 12345, सॉरी 12345 मेरा पासवर्ड था। अगर मैं करूं तो ये लॉगिन होना चाहिए ना 12345। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, देखिए लॉगिन नॉट ओके दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 12345 था वो एग्जैक्टली डेटाबेस में होना चाहिए था, ये देखिए। लेकिन यहाँ ये इंक्रिप्शन कोड के अंदर है, तो जब वो इंक्रिप्शन कोड में रहेगा तो हमारा 12345 तो ये मिलेगा ही नहीं ना। तो क्यों ना हम अपने सारे पासवर्ड को इंक्रिप्शन कोड में डालें। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए अजय का पासवर्ड मैं भूल जाता तो मैं यहाँ से आके देख लिया ना कि 9090 है। अगर मैं रवि का पासवर्ड भूल जाऊं तो मैं डेटाबेस में 123 देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं राजीव का भूल जाऊं तो मैं चाहकर भी नहीं देख सकता कि क्या चीज है। मैं भूल गया तो भूल गया, अब आपको क्या करना होगा, उसको फिर से जाकर रजिस्टर करना होगा या फॉरगेट पासवर्ड का कोड लगाकर उसको रिसीव करना होगा दोबारा से। तो फिलहाल मैं आपको एक इनक्रिप्शन कोड के थ्रू सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका काम क्या है कि ये जो 9090 और 123 था, ये बिल्कुल आसान कोड था, कोई भी आपके कोड को ब्रेक कर सकता है, कोई भी आपका लॉगिन आईडी का पासवर्ड यूज कर सकता है। तो कोई भी ना कर सके, नॉट इवन के एडमिन भी ना कर सके। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने पासवर्ड को थोड़ा सा सिक्योर करके जो मैचिंग करने का तरीका था उसको मैं क्या करूं, यहाँ से एक MD5 में ले लूं। तो सपोज कीजिए $न्यू पास इक्वल टू जो हम पासवर्ड पास कर रहे हैं वो मैं MD5 के द्वारा फिर से इनक्रिप्ट कर लेता हूँ, $पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ जो मैं पासवर्ड मिलाऊंगा ये मैं पास से ही मिलाऊंगा, लेकिन जो इनक्रिप्शन कोड होगा वही होगा। ठीक है, जो आप पासवर्ड पास करेंगे यहाँ से वो 123 चला जाएगा। ठीक है, और 123 जब उधर से वो रिवर्ट करेगा तो वो क्या रिवर्ट करेगा, पास से। तो पासवर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने पास किया। तो यहाँ जो न्यू पासवर्ड है वो इससे कंपेयर करना होगा आपको। डन। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू यहाँ जा रही है, पासवर्ड में डेटाबेस के अंदर वैल्यू वही है, लेकिन यहाँ हम जो पास करने वाले हैं वो क्या पास करेंगे, 1234 पासवर्ड के साथ। ठीक है, आइए MD5 में पास कर दिए यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू। यहाँ से क्या हो रहा है कोड में, आपने पासवर्ड की वैल्यू लिया और न्यू पासवर्ड के अंदर वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल टू $पासवर्ड। चलिए अब मैं थोड़ा सा क्या करूं, इसके अंदर से आकर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, राजीव वाले चीज को चेक करते हैं, या फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन ही कर लूंगा। चलिए मैं एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ नया पासवर्ड के थ्रू। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ किया विजय कुमार और यहाँ विजय@gmail.com। पासवर्ड मैंने लिया, यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिया 890 और नंबर लिया मैंने 78993456 और मैंने यहाँ पासवर्ड लिया, फिर से मैं थोड़ा सा भूल गया
मैंने पासवर्ड लिया 890, ठीक है। रजिस्टर करते हैं, हो गया रजिस्टर। यहाँ आए डेटाबेस के अंदर और चेक करें कि vijay@gmail.com आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, 890 हमारा पासवर्ड था। तो अब हम लॉगिन करने चलते हैं और कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा क्या पासवर्ड जनरेट हुआ है। डन। यहाँ मैं पहुंचा, यहाँ से हम यूज करने वाले हैं और यहाँ हम न्यू पास को यूज करेंगे। पासवर्ड में ना न्यू पास, जो हमारा डेटाबेस के अंदर से पासवर्ड की वैल्यू आएगी वो न्यू पास से आएगी, ठीक है। डॉलर पासवर्ड, और हम इससे कंपेयर करेंगे, ना कि इससे कंपेयर। ये तो वो हो गया 1234 को, लेकिन 1234 को मैंने इनक्रिप्ट करके क्या बना दिया, न्यू पासवर्ड। और पासवर्ड वाले फील्ड से हम न्यू पासवर्ड वाले को कंपेयर करेंगे कि अगर ये एग्जैक्टली डेटाबेस के अंदर है तो मुझे कंपेयर करके दिखा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा लॉगिन पे पहुंचता हूँ। अब मैं यहाँ से पास करता हूँ vijay@gmail.com और पासवर्ड था मेरा 890। अगर वो इंक्रिप्शन कोड सही होगा तब ये लॉगिन होके दिखेगा, ये देखिए लॉगिन होके। अगर मैं अजय देता हूँ, देखिए अजय@gmail.com और पासवर्ड था अजय का 19090, है ना, 9090। एक बार चेक कर लेते हैं अजय का क्या पासवर्ड था। अजय का 9090, ठीक है। 9090 मैंने दिया, फिर से मैं देता हूँ 9090। लॉगिन करें, नॉट ओके दिख रहा है। इसका मतलब कि जो भी आपका इनक्रिप्शन कोड का पासवर्ड होगा सिर्फ वही लॉगिन होगा। तो हमारा काम क्या है, डेटाबेस में जाकर मैं एक काम करता हूँ, अजय और रवि, इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों डिलीट हो गए। अब आपके पास सिर्फ एक राजीव और एक विजय, इन दोनों का पासवर्ड है। अब कोई भी एडमिन का बंदा भी अगर आके देखेगा तो उसको ये नहीं पता कि ये 12345 का इंक्रिप्शन कोड है और ये 890 का इंक्रिप्शन कोड है। अब वो कुछ भी चाहे तो ईमेल आईडी तो ले सकता है, लेकिन अपने मन से कुछ भी पासवर्ड डालेगा तो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंक्रिप्शन कोड के थ्रू हम पासवर्ड बनाकर कैसे चेक करते हैं। यहाँ r@gmail.com जो है, gmail.com, ठीक है, इसका पासवर्ड 12345 है। लेकिन अगर कोई बंदा कुछ भी पासवर्ड डालेगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। मान लीजिए 12345 की जगह पे कुछ भी डाल देता है, जैसे 56789, ठीक है, कुछ भी डाल देता है, कोई भी डालेगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। देखिए लॉगिन नॉट ओके दिख रहा है। जब भी आप डालोगे एग्जैक्ट सही पासवर्ड, चाहे तो आप अगर डेटाबेस में देखोगे भी तो आपको पता नहीं चलने वाला है कि उसने पासवर्ड क्या डाल रखा था। तो आई थिंक कि जैसा मैंने आपको बताया था लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को आप बना सकते हैं पीएचपी के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से। सिंपल ये रजिस्ट्रेशन पेज था, ये लॉगिन पेज था, और दोनों के लिए जो कोड था वो दोनों सेपरेटली मैंने इस पेज के अंदर बना रखा था। देखिए ये था आपका रजिस्ट्रेशन पेज का पूरा कोड। आप धीरे धीरे इसको देखकर टाइप करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लॉगिन सिस्टम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कनेक्ट करने के लिए 4 पैरामीटर पास किए, कनेक्ट हो गया, उसके बाद सारी वैल्यूज को हमने फैच कर लिया, फैच करने के बाद हमने इंसर्ट कर दिया, डन। वही काम हमने लॉगिन में किया। सबसे पहले हमने इस सेट लगा के चेक कर लिया कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो मैंने उन तीनों वैल्यू को, दोनों वैल्यू को रिसीव किया यहाँ पे $पोस्ट के थ्रू। उसके बाद अपने पासवर्ड को दोबारा एनक्रिप्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ MySQL कनेक्ट लगाकर और वेयर ईमेल इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू न्यू पास, जो इंक्रिप्शन कोड के बनने के बाद मिला, क्या वही चीज हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है? अगर है वो निकाल के पासवर्ड में दे देगा। देने के बाद हमने इस क्वेरी को चलाया और यहाँ पे क्या किया कि अगर वो क्वेरी चलेगा तो हमारे पास एक रो रिटर्न होगा। तो उस एक रो रिटर्न को हमने क्या कर लिया, काउंट के अंदर स्टोर करा लिया और कोड लगा लिया क्या कि अगर काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लॉगिन ओके होना चाहिए। अगर काउंट की वैल्यू नहीं आई, मतलब 0 के बराबर आ गया, इधर से रिटर्न ही नहीं हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली काउंट की वैल्यू 0 होगी, तो 0 हो गया तो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि लॉगिन कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पीएचपी के अंदर। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन पेज ये था जिसमें हम रजिस्ट्रेशन किए और लॉगिन पेज ये था जिससे हमने लॉगिन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।